नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। राजस्थान में जारी सियासी हलचल के बीच राजस्थान हाईकोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने सचिन पायलट के खेमे को राहत देते हुए 24 जुलाई तक की मोहलत दी है। याचिका पर फिलहाल अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन 24 जुलाई को अदालत इस पर फिर से अपना फैसला सुनाएगी। तब तक स्पीकर सीपी जोशी बागी विधायकों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। बता दें कि पायलट खेमे ने स्पीकर के उन्हें नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर आगे की रणनीति के लिए विधायकों और मंत्रियों से होटल में चर्चा की। इस दौरान सभी विधायकों ने हाथ खड़े कर होटल में रहने की सहमति दी है। इसके साथ ही कहा कि सत्य की जीत के लिए हम लड़ेंगे। वहीं विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि चट्टान की तरह खड़े रहें, विजय आपकी ही होगी। तो राजस्थान में चल रहा सत्ता का संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस संगठन और राज्य सरकार में हुए दो फाड़ के बाद सीएम अशोक गहलोत और बगावत करने वाले पूर्व पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट खेमे अलग अलग जगह होटलों में डेरा जमाए हुए हैं। गहलोत खेमा जयपुर में फेयरमाउंट लग्जरी होटल में इकट्ठा है, तो वहीं पायलट गुट दिल्ली के एक होटल में बंद है। दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई हैं। सत्ता के संघर्ष में नित नए पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। इधर हाईकोर्ट से पायलट खेमे को राहत मिल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक स्पीकर को कार्यवाही करने से रोक दिया है। वहीं अशोक गहलोत कैबिनेट की शाम को फिर से बैठक होनी है। ये बैठक मुख्यमंत्री गहलोत के आवास पर होगी। इससे पहले राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक होटल में हुई। इसी होटल में कई दिनों से कांग्रेसी विधायक ठहरे हुए हैं। हम आपको यहां जानकारी दे दें कि इस पूरे संकट के दौरान पार्टी विहिप के उल्लंघन के मामले में सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को थमाए गए नोटिस को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप भी जोर पकड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाले ऑडियो क्लिप धमाके और सोमवार को कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की ओर से सचिन पायलट पर लगाए गए 35 करोड़ की पेशकश के आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। इस दरमियान विधायक खरीद फरोख्त प्रकरण में एसओजी और एसीबी की जांच भी तेजी से चल रही है। हालांकि फिलहाल राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट और उनके खेमे को फौरी तौर पर राहत मिल गई है। फिलहाल हाईकोर्ट से अधिवक्ता पल्लव शर्मा जी समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल्लव शर्मा जी, मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, आज इस मामले में सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में, क्या कुछ पक्ष दोनों तरफ से रखे गए? सर देखिए, वही लगातार प्रक्रिया जो पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूस चल रही है। कोर्ट में दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। एक पक्ष का कहना है कि ये लिटिगेशन जो है वो प्रीमेच्योर है। दूसरे पक्ष का कहना है कि जब विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दे दिया है तो लिटिगेशन को प्रीमेच्योर ना माना जाए और कोर्ट को इंटरवीन करने का पूरा राइट है। बिल्कुल सर जी। शेड्यूल 10 के हिसाब से ये कहा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष के किसी भी फैसले में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन इसके इंटरप्रिटेशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने जजमेंट दिए हैं। कई निर्णयों में उन्होंने गुंजाइश देखी है कि अगर कुछ इनजस्टिस होता है, इनलॉफुल होता है, इलीगल होता है, तो कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। और उसी प्रक्रम में कोर्ट ने इंटरफेयर किया और कोर्ट में जो लिटिगेशन आया उसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। दोनों पक्ष अपनी पूरी दलीलें रखने के बाद अब सारी चीजें। पल्लव जी, आवाज आ रही है आप तक? पल्लव शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी पल्लव शर्मा जी, मैं आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी सर। बिल्कुल पहुंच रही है जी सर, इस मसले में लगातार सुनवाई हो रही है। मैं आपसे ये जानकारी चाहूंगी कि क्या दोनों पक्षों की तरफ से क्या किसी पुराने केस का भी कोई रेफरेंस दिया गया है? देखिए, पुराने बहुत सारे निर्णय हैं जिनमें मैंने जो अभी कहा आपको, सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे निर्णयों का हवाला, सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे निर्णय ऐसे दिए हैं जिनको लेकर इंटरफेयर की नौबत आई। और इस पर पूरी डिटेल में जाया जाए तो हम देखेंगे कि उन्हीं निर्णयों का हवाला लेते हुए कोर्ट ने इंटरफेयर किया है। अदरवाइज ये प्रीमेच्योर मानते हुए कोर्ट इसको दरकिनार कर सकता था और लिटिगेशन को खत्म कर सकता था। लेकिन पूरा कोर्ट ने सुना और कोर्ट ने सुनने के बाद अब ये देखने की बात है कि दोनों पक्षों में से किसकी दलीलों को मजबूत मानते हुए कोर्ट क्या निर्णय देता है। आज तक की जो बात कही जाए, कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि 24 तारीख तक विधानसभा अध्यक्ष कोई निर्णय सचिन पायलट ग्रुप के खिलाफ ना ले, तो इससे फौरी तौर पर फिलहाल ये दिखता है कि पायलट ग्रुप को कुछ दिनों
की राहत जरूर मिली है। बिल्कुल सर, अभी दोनों पक्षों के पास और क्या कुछ विकल्प बाकी हैं? देखिए, लास्ट टाइम भी हम आपके कार्यक्रम में मैंने बताया था कि दोनों पक्षों के पास ये विकल्प है। अगर कोर्ट सचिन पायलट की याचिका को स्वीकार करता है और ये मानता है कि विधानसभा अध्यक्ष ने गलत निर्णय लिया है या विधानसभा अध्यक्ष को इस स्टेज पर इंटरफेयर करने का राइट नहीं है, तो अशोक गहलोत गुट के पास ये पूरा का पूरा मौका है कि वो इस कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे और आगे अपना पक्ष मजबूती के साथ पेश करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलितों से उसे संतुष्ट करके सचिन पायलट के गुट के पक्ष में अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो उससे रिवर्ट कराए। लेकिन अगर सचिन पायलट गुट के खिलाफ निर्णय जाता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बिल्कुल खोले हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव शर्मा जी, तमाम अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। फिलहाल राघव शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, इसी मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राघव शर्मा, फिलहाल क्या कुछ स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? 24 तारीख तक के लिए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। विधानसभा स्पीकर अब 24 तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। फौरी राहत के तौर पर देखा जा रहा है पायलट खेमे के लिए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट को जो है अभी राहत दी गई है। और यहाँ पे एक रुख और देखा जाएगा कि जो कांग्रेस पार्टी है कि वहाँ उस तरफ से भी जो है इनको थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। उनको अभी भी जो है एक तरह से ये कहा जा रहा है, ये बार बार उनको दिखाया जा रहा है, नरमाई दिखाई जा रही है कि वो चुपचाप वापस से जो है खेमे में आ जाए, माफी मांग ले। हालांकि जो अशोक गहलोत ने जिस तरह से कल बयान दिए थे, बड़े ही तीखे और तल्ख अंदाज के अंदर बयान थे उनके काफी, और वो लगातार जो है इस बात को कह रहे थे, चाहे एआईसीसी की तरफ से कह रहे थे, चाहे खुद की तरफ से कह रहे थे, राजस्थान सरकार की तरफ से कह रहे थे कि उनको झेला, उनको 6 साल तक जो है कांग्रेस ने सब कुछ दिया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सारी चीजें करी, उसके बावजूद उसने जिस तरह के बगावती तेवर दिखाए वो दिखाना ठीक नहीं था। फिलहाल अभी जो पूरा मामला जो है कोर्ट के अंदर जा चुका है, उसके अंदर सुनवाई नहीं हुई, अभी जो है अब आगे का समय दिया गया है। तो इस पूरे मामले को देखते हुए कहा जा सकता है कि सचिन पायलट को जो है अभी थोड़ी राहत मिली हुई है। लेकिन अभी सचिन पायलट को जो है अपना जो जिद्दी ढंग है वो छोड़ के जो है कांग्रेस के अंदर वापसी आनी चाहिए। और जिस तरह सचिन पायलट का पहले भी अभी जो आया था बीच में जवाब की, वो इन बातों से दुखी नहीं है कि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो परेशान है कि उनके ऊपर ये आरोप क्यों लग रहे हैं। इस बात को देखते हुए साफ तौर पर लगता है कि कांग्रेस से बागी तेवर तो उन्होंने दिखा दिए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ उनका जुड़ाव अभी भी है। राघव शर्मा, इस बीच कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। सूत्रों की माने तो अशोक गहलोत आने वाले कुछ दिनों में फ्लोर टेस्ट का दांव भी चल सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो अभी समय था, कोविड का समय चल रहा था, और इसी बीच जो है मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी जो है लगातार जोरों पर थी, और जो नियुक्तियां थी, राजनीतिक नियुक्तियां थी, वो भी देनी जो है बाकी थी। तो उसका दौर भी, उसकी बातचीतें भी जो है काफी तेजी से जो है राजस्थान के अंदर चल रही थी। और उसी बीच जो है ये कांग्रेस की उठापटक बीच में हो गई, तो उस कारण से जो है सारा मामला डल हो गया था। और फिलहाल जो देखा जाए कि अशोक गहलोत सरकार जो है अब फ्लोर टेस्ट के लिए जो है अपनी बात को आगे रख रही है। हालांकि फ्लोर टेस्ट की पूरी पुरजोर मांग जो है नहीं उठी है, लेकिन फिर भी जो है गहलोत खेमा पूरी तरह से जो है फ्लोर टेस्ट के लिए तैयारी करके बैठा है, ये जग जाहिर साफ हो चुका है। जी सर, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। फिलहाल जगत शर्मा जी समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं जगत शर्मा जी। मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, जब इस पक्ष में आज सुनवाई हो रही थी इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ मुख्य दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से दी गई? वेजेंडर पर बहस थी मेनली आज जी। कल बहस पूरी हो गई थी, तो दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलों को मुख्यतः रिपीट किया गया। जी। सचिन पायलट गुट की ओर से तो यही कहा गया कि स्पीकर राजस्थान विधानसभा ने जो उन्हें नोटिस दिया है असंतुष्ट विधायकों को, वो गलत दिया गया है। स्पीकर को ये नोटिस देने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। और जी, जो स्पीकर की तरफ से मुख्य दलील दी गई वो यही दी गई कि स्पीकर को पूरा अधिकार है, उनका अधिकार क्षेत्र है। कोर्ट का कोई भी ज्यूरिसडिक्शन तब पैदा होता है जब स्पीकर कोई ऑर्डर पारित कर देते हैं। अभी स्पीकर ने कोई ऑर्डर पारित नहीं किया है, विधायकों को नोटिस दिया है। विधायकों की जिम्मेदारी थी कि वो उस नोटिस का जवाब देते, विधायकों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए इस स्तर पर कोर्ट के दखल की कोई संभावना बनती नहीं है और कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। वही बात एक दूसरी प्रेयर की है कोर्ट से सचिन पायलट गुट के विधायकों ने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की 10 शेड्यूल का प्रोविजन 21A है जी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है, जिसके अंतर्गत ये नोटिस एंटी पार्टी एक्टिविटीज के कारण दिया गया है।
स्पीकर के द्वारा कि ये जो प्रोविजन है यही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको स्ट्राइक डाउन करने की प्रेयर की है। तो उसमें स्पीकर की तरफ से ये कहा गया, स्पीकर के अधिवक्ता की तरफ से, कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले तय कर चुका है और कॉन्स्टिट्यूशनली पूरी तरह वैलिड है। और अगर इसको चैलेंज करना भी चाहते हैं ये विधायक सचिन पायलट गुट के, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाया जाना जरूरी था, क्योंकि ये जो लॉ है ये संसद ने पारित किया है जी। तो केंद्र सरकार को पार्टी बनाए बिना इस लॉ के बारे में कोई भी रिलीफ चाहने के लिए यहाँ प्रेयर नहीं की जा सकती। तो ठीक है। इन दोनों ग्राउंड्स पे पिटीशन को खारिज करने की मांग स्पीकर की तरफ से की गई है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट ने हियरिंग कंप्लीट हो गई है, आर्गुमेंट सबके कंक्लूड हो गए। एक दो इंटरवीन करने के लिए 2 लोगों की तरफ से, 2 एडवोकेट की तरफ से एप्लीकेशन और लगाई गई थी हाई कोर्ट में। उनमें से एक एनजीओ है पब्लिक अगेंस्ट करप्शन, उसने ये कहा है कि साहब ये जो जिस प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है इसको नहीं किया जाए, क्योंकि दल बदल पर नियंत्रण करने के लिए लगाया गया है। आज जैसी पोजीशन हो गई है कि कोई विधायक किसी पार्टी से जीत कर आता है और वो किसी भी प्रलोभन की वजह से, अन्य कारणों की वजह से अपनी पार्टी को छोड़ देता है और जो एविल प्रैक्टिसेज हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो उन पर कंट्रोल करने के लिए प्रोविजन लाया गया है। इस प्रोविजन को ज्यादा कड़ा करने की जरूरत है ताकि इस तरह की प्रैक्टिसेज बंद हो, न कि इसको खत्म करने की। जी बिल्कुल। जगत शर्मा जी, तो आप उनको लगातार पार्टी बना हमारे दिया गया है। साथ, बिल्कुल सर, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास। फिलहाल राजस्थान मामले पर हाईकोर्ट में जारी सुनवाई आज पूरी हो गई है। कोर्ट अब इस मसले पर 24 जुलाई को फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने तब तक स्पीकर को भी इस मामले पर सुनवाई करने से रोक दिया है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और फ्लोर टेस्ट कराने को लेकर चर्चा हो सकती है। इससे पहले कोर्ट के फैसले के बाद पायलट खेमे के वकील ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए आप। बहस पूरी हो चुकी है। आज हमको रेस्पोंडेंट बना दिया था, जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी उनको सुन लिया पूरा कोर्ट ने, हमको इंटरव्यू में मान लिया और अब उन्होंने फैसला रिव्यू कर लिया है। 24 तारीख को फैसला सुना देंगे वो। लेकिन कोर्ट तो क्या रहा कुल मिला के कि अब इन लोगों को विधायक जो है उनको 24 तारीख तक का वक्त मिल गया। 24 तारीख तक स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इस पर। वैसे आपकी याचिका स्वीकार हो गई? एप्लीकेशन स्वीकार हो गई है और हमको पार्टी बना लिया कोर्ट ने। बहस सुन ली हमारी, रेस्पोंडेंट बना दिया हमारे को। स्पीकर को कोई निर्देश दिए कि इस पे आप कोई एक्शन नहीं लेंगे? कहा है ना कि 24 तक कुछ नहीं करें, वो 24 तक कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं करें। कोई बात, आप कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सभी पक्षों को सुन लिया गया है और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा है कि स्पीकर के समक्ष जो आज कार्रवाई होनी है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि 24 तारीख तक के लिए स्थगित करें। अब 24 के बाद अध्यक्ष ने मान लिया इस बात को। देखिए अभी ऑर्डर आ जाता है, लेकिन वो कोर्ट के द्वारा रिक्वेस्ट करी गई है तो ऑर्डर समक्ष सामने आ जाता है कि वेदर इट्स अ डायरेक्शन और रिक्वेस्ट, बट प्रिंसिपली कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी है कि 24 तारीख को तक इसको आप सुनवाई को जो रिप्लाई है वो 24 तारीख के लिए डेफर करें। 24 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर्स के लिए रखा है। आज सिर्फ 3 जनों की अर्जी जो है उसको मंजूर करते हुए उनको रेस्पोंडेंट 5, 6, 7 बनाया है और अब जो कार्रवाई है वो 24 तारीख को ऑर्डर्स होंगे और उस पर कार्रवाई होगी। 24 तक विधानसभा अध्यक्ष कोई एक्शन नहीं ले सकते? देखिए यही निवेदन किया गया ऑर्डर में, जो वर्ड है जितना हमें पता चला है वो रिक्वेस्ट की गई है विधानसभा स्पीकर से कि वो जो आज की कार्रवाई है उसको 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। जो रिप्लाई उन्हें पेश करना है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। 3 बार डेफर करवाया जा चुका है। बिल्कुल 3 बार, क्योंकि कोर्ट के समक्ष मामला लंबित रहा है और कोई नहीं चाहेगा इस तरह का मतभेद हो कि पैरेलल कार्रवाई हो। इसीलिए पहले स्पीकर महोदय द्वारा जो समय के लिए रिक्वेस्ट के लिए माना गया था वो यही था, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित था और आज भी कोर्ट में क्योंकि सुनवाई पूरी हुई है, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर नहीं दिया जा पा रहा है समय का अभाव होते हुए और ऑर्डर्स के लिए 24 तारीख को रखा है, तो तब तक के लिए स्पीकर से निवेदन किया गया। कोर्ट की रिक्वेस्ट मानने के लिए स्पीकर बाध्य है क्या? देखिए कोर्ट के अंदर एक कमेटी होती है लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में, वो अगर डायरेक्शन हो तो सर्टेनली बाध्य है, बट अगर रिक्वेस्ट भी है तो वो स्पीकर महोदय को देखना है। पर प्रिंसिपली क्योंकि मामला लंबित है तो उसके हिसाब से चॉइस डायरेक्शन है, वो रिक्वेस्ट वर्ड लिखा गया है जो कोर्ट ने लिखवाया है कि वी रिक्वेस्ट द स्पीकर की जो कार्रवाई है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर की जाए।
तो बाइट सुनिए आपने। फिलहाल हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता जगत शर्मा जी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। जगत शर्मा जी, ऐसा माना जा रहा था कि आज ही इस पूरे मसले पर जो है सुनवाई होने के बाद फैसला आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ये जानकारी मिली कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और 24 तारीख को आखिरी फैसला सुना दिया जाएगा। सर, मैं समझना चाहूंगी आपसे, ये 2 दिन का जो समय दिया गया है इसके पीछे क्या कुछ वजह रही, जबकि ऐसा कहा जा रहा था कि आज हर हाल में फैसला सुना देगा कोर्ट? नहीं, देखिए 2-3 दिन तक बहस चली है मामले पर, बहुत लेंथी आर्गुमेंट्स हुए हैं। तो कई बार ऐसी पोजीशंस हो जाती हैं कि कोर्ट को सारे पक्षों की दलीलों को शामिल करते हुए फैसला लिखवाने में, उसको तैयार करने में टाइम लग जाता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं होती है जी। तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि वो कोर्ट का काम है, वो फैसला आज प्रोनाउंस करता है या वो 24 को करते हैं। कई बार ऐसी पोजीशंस हो जाती हैं। ठीक है सर, हाई कोर्ट ने स्पीकर को ये निर्देश दिया है या फिर अपील की गई है, रिक्वेस्ट की गई है कि 24 तक आप कार्रवाई ना करें, या फिर निर्देशित किया है? ये बहुत क्लियर करने की बात है लोगों के सामने कि न तो पहले निर्देश दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा स्पीकर को उनके नोटिस पर कार्रवाई करने का, और न अब दिया गया है। एक रिक्वेस्ट की गई है क्योंकि दोनों संस्थाओं का, दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो विधायिका हो, उन दोनों का अपना अपना जुरिस्डिक्शन है। दोनों संस्थाएं एक दूसरे का सम्मान बनाए रखती हैं और वो लोकतंत्र में बनाए भी रखना चाहिए, क्योंकि मामला सब जुडिश है। इसलिए एक रिक्वेस्ट की गई है हाई कोर्ट की तरफ से स्पीकर से कि आप जब तक ये फैसला हम प्रोनाउंस नहीं कर देते हैं तब तक अपने नोटिस पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही न करें। और स्पीकर की तरफ से भी एक शिष्टाचार दिखाते हुए, जो कि न्यायपालिका के प्रति दिखाती आई है विधायिका अब तक, वो शिष्टाचार दिखाते हुए स्पीकर ने आश्वासन दिया है कि ठीक है, जब तक ऑर्डर प्रोनाउंस नहीं हो जाता तब तक हम इस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। यानी ये बिल्कुल कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई आदेश नहीं है। स्पीकर स्वतंत्र है फैसला करने के लिए, लेकिन उससे अननेसेसरी विधायिका और न्यायपालिका के बीच तकरार की स्थिति बनती है, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से भी गलत है, वो नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्पीकर राजस्थान विधानसभा सीपी जोशी पढ़े लिखे खुद व्यक्ति हैं, इस तरह का आचरण भी उनका नहीं रहा है कभी भी, और वो किया भी नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए उस बात को मान लिया है, उस अपील को, उस रिक्वेस्ट को स्पीकर ने मानते हुए 24 तारीख तक उस पर कोई कार्यवाही न करने का उन नोटिस पर भरोसा दिलाया है। यानी कि स्पीकर बाध्य नहीं है, जो उन्होंने अपील की है, रिक्वेस्ट की है हाई कोर्ट ने, उसको मानने के लिए स्पीकर बाध्य नहीं है। बस ये दोनों संस्थाएं आपस में एक दूसरे का सम्मान बनाए रखती हैं, इसलिए आज सीपी जोशी की तरफ से उनकी ये रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली गई। बिल्कुल बिल्कुल यही पोजीशन है। स्पीकर मानने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं है। स्पीकर के नोटिस पर किसी तरह का स्टे नहीं है, स्पीकर को रोकने के लिए किसी तरह का डायरेक्शन नहीं है। ऑर्डर तो दूर की बात है, कोई डायरेक्शन भी नहीं है और ऑर्डर तो है ही नहीं। ये एक सीधी सी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट, लिटरली रिक्वेस्ट वर्ड काम में लिया गया है और उस रिक्वेस्ट को स्पीकर ने मान लिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगत शर्मा जी, तमाम अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल संजय शेखावत जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, पायलट खेमे के नेता हैं संजय शेखावत जी। सर, फौरी राहत मिल गई है पायलट गुट को, 24 जुलाई तक के लिए कार्रवाई करने से उन्हें कहा गया है। हाईकोर्ट ने कहा है, विधानसभा स्पीकर से ये अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि 24 जुलाई तक कार्रवाई ना करें। बिल्कुल, ये राहत बड़ी खबर है हमारे लिए, और परिस्थितियों के अनुसार हमारे निर्णय होंगे कि आगे की परिस्थितियां कैसी रहेगी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उच्च न्यायालय हो चाहे स्पीकर हो, वो लोकतंत्र का मान और सम्मान रखते हैं। बिल्कुल सर, वो तो मान सम्मान रख ही रहे हैं। उन्होंने तो अपील मान ली है, रिक्वेस्ट मान ली है कि ठीक है, हम 24 जुलाई तक का और इंतजार कर लेते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि अब आगे के लिए आप लोगों की क्या योजना है, क्योंकि फैसला किसी के भी पक्ष में आ सकता है। आज जो हुआ उसे सिर्फ फौरी राहत के तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, फौरी राहत नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा अनुकूल बनती है और बिगड़ती रहती है, और परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, मुझे ऐसा विश्वास है। और जहां तक प्रश्न इस बात का है, वो उच्च न्यायालय या स्पीकर जो भी डिसीजन लेंगे, उसके बाद ही हमारे नेता आदरणीय श्री सचिन पायलट जी कोई निर्णय लेंगे। ये आपको आभास हो रहा है सर, या विश्वास है कि 24 जुलाई को आपके पक्ष में ही फैसला आने वाला है? देखिए, हमने एक महाभारत का युद्ध छेड़ा है सत्य के लिए, और सत्य की जीत हमेशा होती है, मुझे ये पूरा विश्वास है। और मुझे ये भी विश्वास है
कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हमारे पक्ष में चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास। और ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में, सूत्रों की माने तो, कि अगले कुछ दिनों में अशोक गहलोत फ्लोर टेस्ट का भी दांव चल सकते हैं, संसद का वो सत्र भी बुला सकते हैं, विधानसभा का सत्र, माफ कीजिएगा। तो इस पर फिर आप लोगों की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देखिए, वो अपनी रणनीति करेंगे और हम हर रणनीति का जवाब देंगे, क्योंकि अब युद्ध असत्य और सत्य का है। हम हर तरह से तैयार हैं। और अगर उन्होंने फ्लोर टेस्ट का दांव चल दिया संजय शेखावत जी, तो देखिए, मैंने कहा कि वो एक समझे हुए नेता है, वो ऐसा दाव चलेंगे नहीं, क्योंकि वो भी संख्या में पूरे नहीं है, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। और इस बात से जो उन्होंने कल बयान दिया है, उससे उनकी हड़बड़ाहट पूरी तरीके से सामने आ गई है कि सरकार अल्पमत में है। और आप कह रहे हैं कि उनके पास जो विधायक है उनमें से कम 10 विधायक आपके गुट के हैं। देखिए, ये तो विधायकों का स्वतंत्र अधिकार है कि वो किधर जाएंगे, किधर रहेंगे। हम उनके स्वतंत्र अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। वो उनके अंतरात्मा से, आवाज से जाएंगे। वो उन्हें तय करना है कि उन्हें सत्य का साथ देना है या असत्य का साथ देना है। हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। और जो आपके पास विधायक हैं संजय शेखावत जी, कहीं चिंता तो नहीं है कि कहीं अंतिम समय में अपना मन ना बदल ले कोई विधायक? देखिए, जो विधायक हमारे पास में है, वो विधायकों के अब प्रश्न कर्म भूमि और चरित्र का हो गया है। ये युद्ध अब कोई सामान्य युद्ध नहीं रहा, ये युद्ध अब चरित्र और कर्म का है। और हमारे साथ जो लगे हुए विधायक है, वो सत्य के साथ है। और वो नेता है जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित किया है, और वो नौजवान है जिनका भविष्य पूरा जनता के बीच में है। और ये निर्णय तो जनता करेगी कि कौन सत्य के साथ था और कौन असत्य के साथ था। तो हमें हमारे विधायकों की तरफ से, क्योंकि उन्होंने पूरा हमारे युद्ध में साथ दिया है। अगर अशोक गहलोत जी ने तरीके से पूर्ण सरकारी तंत्र का प्रयोग किया, लेकिन हमारे विधायक पूर्ण मजबूती के साथ डटे हुए हैं। क्योंकि ये मत भूलिएगा कि वहां पर विश्वेंद्र जी, दीपेंद्र सिंह जी और नौजवान हमारे भाई विजय गौड़िया जी, ऐसे लोग हैं, नौजवान भी हैं और बुजुर्गों का भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ पूरे बात के साथ कि हमारे पास युवाओं की शक्ति है, तो बुजुर्गों का अनुभव भी है। इसीलिए हमारे सचिन पायलट जी युद्ध में विजय होंगे। बिल्कुल सर, लेकिन सबकी निगाहें तो कब से इसी बात पर टिकी हुई हैं कि सचिन पायलट कोई तो रास्ता दिखाएं। वो किस आगे क्या कदम उठाने वाले हैं, अभी तक दूर दूर तक इसका किसी को आभास भी नहीं है, और कहीं ना कहीं ये सस्पेंस बना रखा है। देखिए, मैं खुद संजय हूँ और संजय ने पूरे महाभारत का युद्ध देखा था, और मुझे ये विश्वास है कि श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र अगर चलेगा तो वो सचिन पायलट जी के पक्ष में चलेगा। हमें कोई टिप्पणी नहीं देनी, क्योंकि जो अन्याय कर रहे हैं वो वन साइड है, वो करते रहे, वो कोई भी टिप्पणी करे, हम अपनी मान मर्यादा में रहेंगे। और जो भी निर्णय होगा और आदरणीय सचिन पायलट जी जो भी करेंगे वो वक्त के अनुसार करेंगे। पहले बोलना बड़बोलापन हो जाएगा। यानी कि समय कितना भी लगे आप ये लड़ाई जारी रखेंगे। महाभारत युद्ध से आप बार बार इसको कंपेयर कर रहे हैं सर, मतलब समय तो फिर कितना भी लग सकता है ना। अब देखिए, समय की अब परवाह किसको है? आप बताइए, वो एक तो कह रहे थे कि रास्ते खुले हैं। अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति अगर सुलह के लिए रास्ते खोलता है और फिर वो अन्याय करता है, तो क्या वहां पर रास्ता खुला हुआ मानेंगे? उनकी तरफ से, आदरणीय अशोक गहलोत जी की तरफ से हमारे रास्ते पूर्ण तरीके से बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि हालात ऐसे बना दिए गए। विधायकों को ऐसे ढूंढा जा रहा है जैसे कोई वो बहुत बड़ा क्राइम करके भागे हों। अरे भाई, हम हाईकमान से अपनी बात कहने आए थे, कोई सरकार गिराने या कुछ करने नहीं आए थे। लेकिन ये पूरी जो पिक्चर बनाई वो आदरणीय अशोक गहलोत जी ने बनाई। और आदरणीय अशोक गहलोत जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो दशराज की तरह अपने पुत्र मोह में फंस गए हैं, और जब दशराज पुत्र मोह में फंस जाता है तो महाभारत होना तय है। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो राजस्थान में चल रहा सत्ता का संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस संगठन और राज्य सरकार में हुए दो फाड़ के बाद सीएम अशोक गहलोत और बगावत करने वाले पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट खेमे अलग अलग जगहों पर होटल में डेरा इस समय डाले हुए हैं। तो राजस्थान में जारी सियासी हलचल की पल पल अपडेट एएनबी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।
ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। बयान, कमान, हुक्मरान, दौड़ते राजमार्ग, पगडंडियां, मौन, अवाम के दुख दर्द पर बोले कौन? सियासत के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूरा देश इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। हम देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि हमारे देश का जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है और लगातार कोशिशें की जा रही है कि कोरोना से ये जो जंग है हम जीत सके। इसी बीच हम एक अच्छी और सुखद खबर आप तक पहुंचाने वाले हैं। ऋषिकेश एम्स इस कोरोना काल में मुस्तैदी से डटा हुआ है। लगातार यहाँ तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कोरोना के जो मरीज वहां पर भर्ती हैं उनको बहुत अच्छा वहां पर सुविधाएं दी जा रही हैं। लोग जल्द से जल्द वहां पर स्वस्थ हो रहे हैं। तमाम सुविधाएं देने का काम ऋषिकेश एम्स कर रहा है। फिलहाल ऋषिकेश एम्स से हमारे साथ यूबी मिश्रा जी इस समय फोन लाइन पर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए कि किस तरह से एम्स काम कर रहा है, कैसी सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं, जो मरीज वहां पर भर्ती हो रहे हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और अस्पताल प्रबंधक जो है किस तरह से उनकी समस्याओं को दूर कर रहा है। तमाम जो ये बातें हैं उस पर चर्चा के लिए यूबी मिश्रा जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यूबी मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANP न्यूज पर। थैंक यू मैडम। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी एम्स ऋषिकेश कोरोना के इस काल में किस तरह से मुस्तैदी से डटकर काम कर रहा है? जी, हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले एक कोर कोविड टीम का गठन किया था। उसके बाद 2 OPDs एस्टेब्लिश की गई, एक कोविड पेशेंट्स के लिए और दूसरी नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए। इन कोविड और नॉन कोविड OPD में सारी तरह की सुविधाएं दी गई जी। पेशेंट्स के लिए बैठने की जगह, वेटिंग रूम, शेल्टर के साथ, ताकि उनके ऊपर बारिश का कोई प्रभाव ना पड़े, धूप का कोई प्रभाव ना पड़े। और उसके अलावा डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि उनको PPE वगैरह पहनना पड़ता है, तो AC टावर्स हमने लगवाए थे ताकि एनवायरनमेंट ठीक रहे। उनका वेंटिलेशन इस तरह से रखा गया कि कोरोना सर्कुलेट ना हो पाए। वहां पर दोनों ही OPDs में कियोस्क लगाए गए जिसमें कि रात में भी कोविड टेस्ट करने का प्रबंध किया जा सके। इसके अलावा IPD की सुविधाओं में हमने जो ट्रॉमा सेंटर है उसको कोविड सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। ट्रॉमा सेंटर में हमारे आइसोलेशन बेड्स हैं, ICU है और इसके अलावा क्यूबिकल्स हैं जिसमें 4 से 6 पेशेंट्स तक रखे जा सकते हैं। सबसे पहले हमने इन सारे आइसोलेशन बेड और ICUs में नेगेटिव प्रेशर एस्टेब्लिश कराया। ट्रॉमा सेंटर में 4 OTs भी हैं। इन OTs में भी हमने वेंटिलेशन चेंज किया ताकि कोविड-19 किसी भी तरह सर्कुलेट ना हो पाए। और इसके अलावा इसमें पेशेंट्स के लिए तरह तरह की फैसिलिटीज दी गई। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है कोरोना के संक्रमण में कि पेशेंट एक नए एनवायरनमेंट में जाता है, काफी एप्रीहेंशन रहता है, काफी डर रहता है उसके मन में। हमने जहां जहां स्टेबल पेशेंट थे जिनमें कम सिम्टम्स थे वहां पर
टीवी वगैरह की व्यवस्था कराई, उनको बेसिक कम्युनिटीज, पानी, फ्री खाना, यहाँ तक कि उनके रिलेटिव्स के लिए भी, जिसने कहा कि हमारा रिलेटिव एडमिट होगा, उसके रिलेटिव को भी एडमिट कराया गया, उसके लिए भी फ्री खाने की बंदोबस्त हम लोगों ने किया है। डॉक्टर्स के लिए हम लोगों ने पेशेंट के क्यूबिकल्स के बाहर एक रिमोट सेंस यूनिट लगाई, जिससे कि डॉक्टर्स बाहर से ही टू वे कम्युनिकेशन पेशेंट्स के साथ कर सकें, और यदि उनको जरूरत हो तो अंदर जाएं। और जितने भी हमारे क्यूबिकल्स हैं सबके ऊपर ग्लास डोर लगा हुआ है, जिससे कि बाहर डॉक्टर्स अंदर देख सकते हैं। साथ ही जो अनस्टेबल पेशेंट हैं उनके लिए हमने सीसीटीवी कैमरे को भी इंस्टॉल कराया, जिससे कि रात में किसी भी समय उनके जो सिस्टम है पूरा देखा जा सके। जो हमारा स्टाफ है उसके लिए कॉमन एरियाज में हमने बेसिक एमिनिटीज का प्रबंध कराया, एसी टावर्स वगैरह लगाए, ताकि एनवायरनमेंट काफी अच्छा रहे। ये सारी सुविधाएं हम ट्रॉमा सेंटर में दी। ट्रॉमा सेंटर की ओटी में हमने जो कोविड पेशेंट थे, कोविड पॉजिटिव आते थे, उनकी सर्जरी ट्रॉमा सेंटर की ओटी में कराई। बिल्कुल सर, एक जानकारी मैं आपसे चाहूंगी, कोरोना के जो कम लक्षण वाले मरीज होते हैं और जो गंभीर रूप से कोरोना से इस समय ग्रसित हो चुके हैं, क्या उनके लिए अलग अलग वार्ड हॉस्पिटल में बनाए गए हैं? देखिए, हमारे यहाँ पहले हम लोगों ने कम सिम्टम वाले पेशेंट्स को भी लिया था, लेकिन बाद में हमको स्टेट ने फैसिलिटी दी। स्टेट ने ये बोला कि आपका टर्शरी केयर सेंटर है, तो लेवल 3 सेंटर उसको ग्रेड किया था। तो हम लोग सिम्टोमेटिक पेशेंट्स और अनस्टेबल पेशेंट जिनको वेंटिलेटर की जरूरत होती है, उनको हम लोग ने लेना शुरू किया। अभी आजकल स्टेट जो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं उनको हमारे यहाँ भेज रही है, और जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं उनके लिए उन्होंने एक क्वारंटाइन सेंटर हम लोगों को दिया है कि हम वहां पर पेशेंट्स को भेज सकें। हमारे यहाँ अनस्टेबल पेशेंट्स के लिए आईसीयू है, जिसमें कि हमारे पास 20 वेंटिलेटर्स एक तरफ हैं, और वैसा ही एक आईसीयू हमने दूसरे भी ब्लॉक में एस्टेब्लिश किया है कोरोना पेशेंट के लिए। वहां भी हमारे पास 20 वेंटिलेटर्स हैं। जैसा ट्रॉमा सेंटर हमने एक तरफ एस्टेब्लिश किया था, दूसरे सी ब्लॉक में भी हमने एक और एरिया कोविड के पेशेंट्स के लिए एस्टेब्लिश कर लिया है। तो 2 जगह ये मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर लिया है, ताकि भविष्य में अगर केसेस बढ़ते हैं तो उनका दान किया जा सके। यहाँ समझने वाली बात सिर्फ ये है कि अगर 100 पॉजिटिव केसेस हमारे पास आते हैं तो हमको कम से कम 250 और बेड्स इनके लिए डिवोट करना पड़ेंगे, क्योंकि इसमें इतने 100 के करीब पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और का टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है। तो जो कोविड पॉजिटिव हैं उनके लिए बेड चाहिए, जो पेंडिंग पेशेंट्स हैं जिनका टेस्ट नहीं हुआ है उनके लिए बेड्स चाहिए, और पेशेंट नेगेटिव हो जाते हैं उनके लिए भी बेड चाहिए। ये सारे इंतजाम हम लोगों ने कर रखे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर देखिए कई जगह से इस तरह की खबरें मिलती हैं कि बेड की कमी है या फिर पीपीई किट जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं डॉक्टर्स को। ऋषिकेश एम्स ने ये तमाम जो सुविधाएं हैं किस तरह से मुहैया करवाई हैं, और कैसे डॉक्टर्स का भी उतना ही ख्याल रखा जा रहा है जितना पेशेंट का रखा जा रहा है? देखिए मैडम, हमने एक तो हमारे पास इस समय वी हैव प्लेंटी ऑफ पीपीईज, और हमारे पास किट्स की कोई कमी नहीं है, पीपीई की कमी नहीं है, N95 मास्क की कोई कमी नहीं है। हमारी जो HK टीम है वो हर शिफ्ट में सैनिटाइजेशन कर रही है, और हमारी टीम्स अलग अलग बनी हुई हैं। बायोमेडिकल वेस्ट की भी टीम बनी हुई है, सैनिटाइजेशन की अलग टीम बनी हुई है। वो सारे एरियाज में एज पर SOP सैनिटाइजेशन करती हैं, और बायोमेडिकल वेस्ट जैसा गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से उसको किया जाता है। अपने स्टाफ के लिए हमने वी हैव प्लेंटी ऑफ किट्स, यहाँ तक कि जिन पेशेंट्स को जरूरत होती है उनको भी हम 95 मास्क या 3 प्लाई मास्क प्रोवाइड कराते हैं। उससे उनका भी फायदा है और जो स्टाफ है उनका भी फायदा है। तो एनवायरनमेंट के लिए हमने काफी सारी जगह, क्योंकि हमने एरियाज को नेगेटिव एयर प्रेशर कराया है, उनका टेम्परेचर इस वजह से थोड़ा बढ़ रहा था, तो AC टावर्स हमने प्रोक्योर किए हैं और काफी सारी जगह AC टावर्स लगाए हैं। तो एनवायरनमेंट अब हमारा बेहतर हो गया है, कंफर्टेबल है, और स्टाफ
अपने पूरे प्रयास के साथ काम कर रहा है। बिल्कुल सर, जिस तरह का ये पैंडेमिक का अभी टाइम चल रहा है, हम देख रहे हैं कि पूरा देश जूझ रहा है, कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द हम इस महामारी से उबर पाएं, और स्वास्थ्यकर्मी जो हैं वो 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, एम्स का ऋषिकेश एम्स जो है वो किस तरह से अपने डॉक्टर्स के शिफ्ट लगा रहे हैं? क्या सारा स्टाफ 24 आवर्स वहां पर काम कर रहा है? मैडम, सारा स्टाफ 24 आवर्स नहीं काम कर रहा है, क्योंकि देखिए जो हमारी नॉर्मल चीजें हैं वो भी साथ में चल रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो इमरजेंसी सर्जरी है वो चल रही है, उसके लिए हमें स्टाफ चाहिए। हमारे जो ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी के केसेस हैं, जो डिलीवरी वाले केसेस हैं, उनको देखिए हम बंद नहीं कर सकते हैं, चाहे कोविड हो या ना हो, तो वो भी चल रहे हैं। और अगर सिजेरियन की जरूरत पड़ती है तो वो भी चल रही है। इसके अलावा कीमोथेरेपी के देखिए केसेस हैं, कीमोथेरेपी के केसेस हम बंद नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि आदमी को कैंसर की बीमारी होती है, वो उसकी अवस्था और बिगड़ती चली जाती है अगर कीमोथेरेपी ना दिया जाए। तो कीमोथेरेपी हमारी लगातार चल रही है। और साथ ही जो डायलिसिस के देखिए केसेस हैं, अगर आप डायलिसिस नहीं करेंगे तो फिर वही मरीज बाद रात में आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ सकता है। बिल्कुल। तो ये सारी सुविधाएं हमारी चल रही हैं। कुछ काफी सारा स्टाफ हमारी इन सुविधाओं को देने में भी लगा हुआ है, और कोविड के लिए हमारा स्टाफ अलग है, और इन दोनों स्टाफ को हम रोटेशन बेसिस पे लगाते हैं कि एक बार आपने कोविड एरिया में ड्यूटी कर लिया और दूसरी बार आपने नॉन कोविड एरिया में ड्यूटी कर लिया। और ये शिफ्ट जो है 6-6 घंटे की शिफ्ट होती है, क्योंकि पीपीई पहन के अंदर जाना और फिर उसमें रहना वो काफी कम्बरसम होता है। तो शिफ्ट कई जगह हम लोगों ने 6-6 घंटे की शिफ्ट रखी है, और बीच बीच में मरीज को देखकर आने के बाद आप कॉमन एरिया में बैठ सकते हैं। कॉमन एरिया में सारी सुविधाएं हमने रखी हुई हैं, जैसे टी, कॉफी और पानी की व्यवस्था, और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है। टीवी पेशेंट्स के लिए भी हैं और टीवी हमारे स्टाफ के लिए भी है। बिल्कुल सर, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरह की अभी ये समस्या चल रही है, संकट का समय चल रहा है, ऋषिकेश एम्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी सर कि अभी तक कितने पेशेंट कोरोना के, कोविड-19 के एम्स में आ चुके हैं, और कितने उपचार के बाद ठीक होकर वापस अपने घरों की ओर लौट चुके हैं? मैडम, हम लोगों ने अभी तक जो हमारी कोविड वाली स्क्रीनिंग थी उसमें 14,300 पेशेंट्स की स्क्रीनिंग की है, और जो नॉन कोविड वाली हमारी ओपीडी चलती है उसमें 500 से 600 पेशेंट्स पर डे वो अलग आ रहे हैं। अगर नॉन कोविड एरिया में भी कोई पेशेंट ऐसा लगता है कि कोविड हो सकता है उसको, तो उसको भी कोविड ओपीडी में भेज दिया जाता है। अदरवाइज कोविड ओपीडी से 14,300 के करीब हम लोग स्क्रीनिंग कर चुके हैं। नॉन कोविड एरिया से 500 to 600 पेशेंट पर डे देखे जा रहे हैं। कोविड वार्ड में तकरीबन 2,000 पेशेंट एडमिट हो चुके हैं, और करीब इतने ही 1970 के करीब डिस्चार्ज हो चुके हैं। और अगर आप लेबोरेटरी की बात करें तो लेबोरेटरी में भी मैडम देखिए, हम लोगों ने एक बहुत ही छोटे स्केल से स्टार्ट किया था। 20 से 30 इन्वेस्टिगेशन हम डेली कर पाते थे कोविड के, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो हम 500 से 600 कोविड टेस्ट पर डे कर रहे हैं। और अगर पूरा टाइम हम कहें तो करीब 25,500 सैंपल्स आज की डेट में हम लोग एनालाइज कर चुके हैं, जिसमें से एम्स में जो आने वाले पेशेंट हैं उनके 11,000 सैंपल्स हैं, और जो स्टेट ने हमारे पास सैंपल्स भेजे हैं वो करीब 14,000 सैंपल्स हैं। तो स्टेट के वेरियस सिटीज से जो सैंपल्स आए हैं उनको भी हम लोगों ने 14,000 सैंपल्स को एनालाइज किया है। बिल्कुल सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ऋषिकेश एम्स में और कहां से पेशेंट आते हैं? मतलब पूरे स्टेट में क्या अलग अलग जगहों के पेशेंट भी एम्स में आकर भर्ती होते हैं? मैडम देखिए, कोविड से पहले तो हमारे पास इवन यूपी से काफी सारे पेशेंट्स आते हैं, और अभी भी क्योंकि सहारनपुर बहुत पास में है, देहरादून पास में है, सहारनपुर पास में है, उत्तरकाशी है, और यूपी के कई सारे शहरों से आते हैं। इवन हमारे पास चंडीगढ़ वगैरह से भी पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। ऋषिकेश एम्स किस तरह से इस संकट की घड़ी में काम कर रहा है, कितना सहयोग ऋषिकेश एम्स का रहा है, ये तमाम जानकारी हमारे साथ यूबी मिश्रा जी जो जुड़े थे उन्होंने दी है। वाकई में कोरोना का जो ये काल चल रहा है, स्वास्थ्य कर्मी इस समय धरती पर भगवान के रूप में देखे जा रहे हैं। जितने भी अस्पताल हैं वो इस संकट के समय में डटकर खड़े हुए हैं, जितने भी मरीज हैं उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है और इन कोशिशों में पूरी तरह से कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है ऋषिकेश एम्स। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में जारी सियासी हलचल के बीच राजस्थान हाईकोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने सचिन पायलट के खेमे को राहत देते हुए 24 जुलाई तक की मोहलत दी है। याचिका पर फिलहाल अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन 24 जुलाई को अदालत इस पर फैसला सुना देगी। तब तक स्पीकर सीपी जोशी बागी विधायकों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। बता दें कि पायलट खेमे ने स्पीकर के उन्हें नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर आगे की रणनीति के लिए विधायकों और मंत्रियों से होटल में चर्चा की थी। इस दौरान सभी विधायकों ने हाथ खड़े कर होटल में रहने की सहमति दी। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जीत की लड़ाई के लिए हम जरूर लड़ेंगे। वहीं विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि चट्टान की तरह खड़े रहें, विजय आपकी ही होगी। तो कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि अशोक गहलोत की सरकार जिस लड़ाई में अभी मैदान में उतरी हुई है वो उसमें सफल होगी। हालांकि कांग्रेस को ये भी डर है, अगर ये लड़ाई लंबी चली तो वह अपना किला ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगी। इसलिए अब फ्लोर टेस्ट पर भी फोकस किया जा सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान में बहुमत के लिए 101 से अधिक विधायक चाहिए। बीते दिनों अशोक गहलोत ने 102 से अधिक विधायक होने का दावा किया था। हालांकि गहलोत की कोशिश सचिन पायलट गुट के कुछ विधायकों को अपनी ओर करने की थी, लेकिन अब जब आंकड़ा बहुमत के लगभग बराबर ही है तो कांग्रेस को चिंता है कि कहीं अंतिम वक्त में कोई विधायक दगा ना दे दे। बरसात का मौसम है। यह मौसम उन इलाकों के लिए इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं जहां बाढ़ आई हुई है। बाढ़ में बहुत कुछ बह जाने और डूब जाने का डर होता है, साथ ही अपने आप को बचाने की जद्दोजहद भी होती है। ऐसा ही नजारा देश के एक राज्य की सियासत में इस समय देखने को मिल रहा है, जहां बाढ़ तो नहीं है लेकिन खतरा बाढ़ जैसा ही है। बात हम राजस्थान की ही कर रहे हैं, जहां एक और सीएम अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के साथ ही राज्य और पार्टी में अपना वर्चस्व कायम करने में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर सचिन पायलट हैं जो बहुत कुछ अपने साथ बहा ले जाने के साथ ही अपने आप को डूबने से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सचिन पायलट ने अपने विधायकों के साथ उड़ान तो भर ली, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतनी जल्दी मौसम खराब हो जाएगा। राजस्थान की सियासत में अब ये बात कही जा रही है कि सचिन पायलट को अपनी ताकत का अंदाजा तो था, लेकिन सामने वाले की ताकत को वह सही से भांप नहीं पाए। और इस मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ प्रकाश सारस्वत जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रकाश जी, सर किस तरह से आप देख रहे हैं राजस्थान की सियासत को फिलहाल? हालांकि अभी हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, 24 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा इस मसले पर। जी पल्लवी, हाई कोर्ट ने इस मसले में फैसला देने के लिए 24 तारीख तय कर दी है, इसलिए फिलहाल इसे पायलट खेमे की राहत के लिए तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस में 1 दिन का समय दिया था और
अब तक कुल मिला के 3-4 दिन निकल चुके हैं, 3 दिन और निकलेंगे, तो 1 हफ्ते का समय लगभग पायलट खेमे को मिल चुका है जी। इसी बीच अशोक गहलोत ने आज अपने विधायकों की भी बैठक की है, उनको अपनी तरफ से भी आश्वस्त किया है और कैबिनेट की बैठक भी चल रही है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल अरविंद जयतिलक जी फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद जयतिलक जी। सर, किस तरह से देख रहे हैं राजस्थान की सियासत को? ये हलचल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, सत्ता का ये संग्राम थमता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखिए, दिन प्रतिदिन मसला जो है जटिल होता जा रहा है, लेकिन चूंकि अब न्यायालय के पाले में है, अब देखना दिलचस्प होगा कि 24 तारीख को न्यायालय का फैसला क्या आता है। अगर मान लीजिए कि सचिन पायलट के पक्ष में आता है तो निसंदेह जो है इसको चुनौती दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जा सकती है वहां की। अगर इनके खिलाफ जाता है तो इनको भी रास्ता रहेगा जाने के लिए। स्वाभाविक रूप से देखिए, बीच में लग रहा था कि कुछ बातचीत बन जाएगी और प्रियंका जी कहा जा रहा था कि लगी हुई भी थी, लेकिन जिस तरह से पायलट साहब के खिलाफ जो है अशोक जी का जो बयान आया, जिस तरह उन्हें निकम्मा ठहराया गया, यहाँ तक कहा गया कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो है उनको लग रहा है कि वो पूरी तरह से रास्ता बंद करने के फेर में पड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर यह स्थिति बनी रही तो जो एक कांग्रेस का एक बहुत बड़ा औरा बन करके राजस्थान जो उभरा था, जिस तरह जी अरविंद जी, अरविंद जयतिलक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारा वास्तविक व्यवहार क्या होना चाहिए जी, तो स्वाभाविक रूप से स्थिति प्रतिकूल होती ही जाएगी। बिल्कुल, लेकिन सर अभी तो पायलट भंवर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें अपनी ताकत का तो अंदाजा था, लेकिन शायद सामने वाले की ताकत को वो भांप नहीं पाए। देखिए, कभी कभी राजनीति में चूक हो जाती है, लेकिन वह अंतिम तो उसको निष्कर्ष मान के नहीं चलना चाहिए। देखिए, राजनीति में कभी भी पासा पलट सकता है। जो आज लोग उनके समर्थन में कल विरोधी हो सकते हैं, जो विरोधी हैं समर्थन में आ सकते हैं। तो ये इसको किसी अंतिम निष्कर्ष के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। और पलड़ा राजनीति में सिर्फ 24 घंटे के अंदर सब कुछ सियासत बदल जाती है। आपने मध्य प्रदेश का सबसे ताजा उदाहरण, कभी जो है वहाँ पे भाजपा जो है अपने पक्ष की बात कर रही थी, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे थे, और कभी कमलनाथ कर रहे थे। लेकिन स्थिति ठीक है कि यहाँ पे जो राजस्थान में चूंकि अंतर है काफी, बावजूद इसके जो है अभी जिस निष्कर्ष पर पहुंच जाना है कि पूरी तरह से गहलोत साहब का पलड़ा भारी हो चुका है, या सचिन पायलट जो है पूरी तरह ओहदे मुंह मैदान में गिर चुके हैं। राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा अभी इस पर नजर टिकाए रखना होगा कि आखिर जो 24 तारीख को हाई कोर्ट का फैसला आता है, उसके संदर्भ के लेने के बाद विधायकों का क्या रुख रहता है और परिस्थितियां किस तरह से आगे बढ़ती है। बिल्कुल, 24 तारीख के बाद काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। हाईकोर्ट का फैसला बहुत अहमियत रखता है, लेकिन एक चीज मैं आपसे यहाँ समझना चाहूंगी जयतिलक जी, क्या इस बीच अशोक गहलोत की तरफ से फ्लोर टेस्ट का दांव चला जा सकता है, और क्या सोचकर वो ये दांव चल सकते हैं? यह संभव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए येन केन प्रकार सत्ता को बचाए रखना जो है सबसे अहम चीज होता है, और राजनीति भी इसीलिए की जाती है कि सत्ता तक पहुंचे और सत्ता को अपना बचाए। तो अगर इस दिशा में उनकी इस तरह की कोई पहल होती है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका फायदा उन्हें क्या मिलेगा अरविंद जयतिलक जी? क्योंकि अभी भी देखा जाए तो सत्ता तो उन्होंने अपनी बचा ही रखी है। जी देखिए, राजनीति में जो है जो दूरदर्शिता एक होती है उसको ध्यान में रख करके भी कार्य किया जाता है। वर्तमान की परिस्थितियों के साथ साथ भविष्य की रणनीति को जो है, जो राजनीतिक पुरोधा होते हैं, जो पूरी तरह से राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, तो उनकी नजर जो है भविष्य पर भी होती है कि भविष्य में राजनीति हमारी किस करवट होगी और किस करवट जो है हमको उठना होगा, बैठना होगा। तो इस संदर्भ में भी इस पहलू को ध्यान में रख करके जो है विमर्श किया जा सकता है। और विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की भी इस तरह की खबर मिल रही है कि विधानसभा का सत्र वे बुला सकते हैं। क्या इसे एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जाएगा? स्वाभाविक रूप से देखिए, आज की तारीख में उनके पास जो है बहुमत है और उनकी पूरी कोशिश होगी कि विधानसभा का सत्र बुला करके फ्लोर पर, देखिए बम्बई मामले में कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि जो कुछ भी विधायकों का टेक्स्ट होगा वो फ्लोर पर ही होगा। यानी जो उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी जो है विधायकों को तोड़ करके कुछ, यानी जो जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि भाजपा इससे इनकार कर रही है, बावजूद इसके कहीं ना कहीं उनके मन में इस तरह की बातें हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कुछ विधायक पलटी मार जाए। उन परिस्थितियों में फ्लोर पर जो है अगर इसका फैसला होगा तो आज की तारीख में गहलोत साहब के पास जो है बहुमत है, उसको साबित करने में सफल हो गया। और उसके बाद एक बार जब साबित कर देंगे तो 6 महीने तक फिर इनके खिलाफ जो किसी तरह का विश्वास प्रस्ताव नहीं ला जा सकता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मास्टर स्ट्रोक उनका हो सकता है।
ठीक है अरविंद जी, देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की राजनीति में पायलट की एंट्री ना हो सके, इसकी तमाम कोशिशें गहलोत की तरफ से की जा रही हैं, जो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। लेकिन क्या वो ये कोशिशें केंद्र के लिए भी कर रहे हैं? देखिए, एक चीज समझना होगा, ये गहलोत साहब की एक धारणा हो सकती है कि सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति से बाहर कर दिया जाए। कुछ इसी तरह की धारणा आपने देखा कि जब YSR की जब मृत्यु हुई थी तो उनके बेटे ने जो है उस अभियान को चलाया कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन वहां पे कांग्रेस पार्टी जो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाई, लेकिन सत्ता और संगठन के जरिए एक नई पार्टी बना करके किस तरह से वहां के मुख्यमंत्री बन गए और कांग्रेस वहां से गायब हो गई। तो अभी यह मान लेना कि जो है पायलट साहब को गहलोत साहब बाहर कर देंगे और फिर उनकी सियासत जो है सिकुड़ करके कुछ क्षेत्रों तक हो जाएगी, क्योंकि यह बहुत मुश्किल सवाल है और मुश्किल का जवाब भी देना होगा, क्योंकि भविष्य में राजनीति का कुछ बहुत बड़ा औरा होता है, अंदाजा होता है, और किस रूप में वो आकार लेती है या कोई इसको निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। तो क्या कांग्रेस हाईकमान में भी दो धड़े बने हुए हैं अरविंद जयतिलक जी सचिन पायलट को लेकर? क्योंकि वहां से भी क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, सचिन पायलट को कांग्रेस में बनाए रखने की आखिर वाकई में कवायद की जा रही है या नहीं? देखिए, सचिन पायलट को बनाए रखने की कवायद तो उनकी पूरी कोशिश है, लेकिन सचिन पायलट जो चाहते हैं वह स्थिति जो आला कमान नहीं चाहता है। दरअसल आला कमान गहलोत जो है कहा जाता है कि वो बहुत प्रिय हैं और दिल्ली दरबार का पूरा खर्चा तक वही संभालते हैं, तो राजनीति में जो धन की जो एक उपयोगिता होती है उसके लिए जो है बहुत फिट बैठते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज की आपने जो जिस तरह देखा कि वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बजाय जो कमलनाथ को बनाया गया, तो ये लोग बहुत 10 जनपद के निकटस्थ माने जाते हैं और हाँ मिलाने वाले होते हैं। और दूसरी तरफ जो युवा नेता है, कहीं ना कहीं जो है इनके एक बढ़ते कद को लेकर के भी जो दिल्ली दरबार है, जो आला कमान है कांग्रेस का, उसके मन में एक स्थिति है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल करके ये राहुल के लिए ही चुनौती बन जाए। तो इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके सचिन पायलट तो आवश्यक है कांग्रेस के लिए, लेकिन यह जो है बहुत शीर्ष स्तर पर उनको पहुंचाने, हमको लगता है कि इसको लेकर के जो राहुल का खेमा है और सोनिया जी का खेमा है, कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है। और इसमें पूरी तरह से आप देखिए कि जो कांग्रेस के जो दो खेमे हैं, इसमें जो ज्यादा आयु वाले हैं निसंदेह जो है सोनिया जी के पक्ष में, राहुल जी के पक्ष में युवा है, लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति जो है कुछ इस तरह से गड़मगड़ हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा है कि सिद्धांत, विचारधारा और पार्टी की नीति और उसका क्या जो है परिणाम निकलेगा। देखिए, यही इसी का कारण है कि गहलोत जो है आज की तारीख में आला कमान पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जयतिलक जी, तमाम अहम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो राजस्थान में सियासी हलचल जारी है, इसी बीच आज राजस्थान हाईकोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई। 24 तारीख तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जो भी विधायकों की पायलट खेमे के जो विधायक है जिन्होंने याचिका दी थी हाईकोर्ट में, क्या कुछ फैसला आएगा ये तो 24 तारीख को तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन नजरें अब इस पर भी हैं कि गहलोत क्या कुछ कदम उठा सकते हैं। क्या वो फ्लोर टेस्ट की जो है प्रक्रिया अपना सकते हैं? क्या विधानसभा का सत्र इन दिनों बुलाया जा सकता है? तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।